हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैपिड रिवीजन सीरीज जहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने वाले हैं विद सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एज वेल। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं करने वाले, मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताऊंगी जिससे आपकी अप्रोच क्वेश्चन सॉल्व करने की थोड़ी बेटर हो सकती है। ठीक है, अगर वो चीज़ हेल्प करती है तो आप मुझे बताओ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आई गेस दो चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल वाला होगा, ठीक है, एंड एप्लीकेशंस वाले होंगे। तो वो दोनों चैप्टर के पीवाईक्यूज हम लोग इसी एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिकैप भी दे देती हूँ प्रीवियस लेक्चर का, जो हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लो, वरना तो मैं बता दूं, अगर आपने देखा हो तो हम लोग ने रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। तो रिप्रोडक्शन में हम लोग ने दोनों के रिप्रोडक्शंस पढ़े हैं, दैट इज प्लांट रिप्रोडक्शन भी हम लोग ने पढ़ लिया है एंड एनिमल रिप्रोडक्शन भी हम लोग ने कवर कर लिया है। तो आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया हो, अगर नहीं देखा तो इसके बाद देख लेना। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी देखो क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी वो होता है जैसे कि आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या एंजाइम को यूज कर रहे हो कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में। अच्छा, क्या क्या चीजें यूज कर रहे हो, मैं बोली लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम। ठीक है, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो या एंजाइम यूज कर रहे हो। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी को ही आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हो, मतलब जीन्स में कुछ इंजीनियरिंग करनी है आपको, इसमें समझ में आ रहा है। ठीक है, और इसे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हो। अच्छा देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों कहते हो मैं बताती हूँ। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे प्लाज्मिड, मैं इसे कहूँगी वेक्टर। ठीक है, मैंने प्लाज्मिड ले लिया, इसको मैंने कुछ कट किया और ऐसा कुछ बना दिया। कट मैंने किससे किया, मैंने किया कट इसे कुछ सीजर्स से। ठीक है, मैंने कुछ सीजर से इसे कट किया और ऐसा कुछ बन गया। फिर मेरा सेकंड मोटिव था कि मुझे ना डीएनए से एक पर्टिकुलर जीन उठाना है, मुझे कुछ बनाना है और मुझे उस पर्टिकुलर जीन की नीड है। सपोज मुझे इंसुलिन बनाना है, ठीक है, मुझे ह्यूमन इंसुलिन को निकालना है। डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, उसमें जो इंसुलिन का जीन होता है वो तो थोड़ा सा ही होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि डीएनए तो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए को मैंने आइसोलेट किया, फिर वहां से मैंने, जब वो आइसोलेट हो गया तो मैंने सेम सीजर से इसे भी कट कर दिया। ठीक है, मैंने सेम सीजर्स लिए ताकि वैसे ही कट हो। ये भी आप अगर पढ़े हो ऑलरेडी, मे बी आपने पढ़ ही लिया होगा, मे बी क्या मतलब पढ़ के ही देखो ये, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ी बहुत थ्योरी आप मैं बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेम सीजर्स, या आप इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हो या मॉलिकुलर सीजर्स भी कहते हो, सेम इसलिए होनी चाहिए ताकि इनके जो एंड्स हैं, जो कट्स हुए हैं, जैसे स्टिकी एंड्स होते हैं या ब्लंट एंड्स होते हैं, तो वो सिमिलर लें, ताकि जो स्टिकिंग होगी वापस से जब ये जुड़ेंगे तो फिर इजी होता है स्टिक होने में। ठीक है, तो ये जीन को मैंने कट किया इंसुलिन वाले। ठीक है, तो ऐसा कुछ जीन मुझे मिल गया, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो अब मैं क्या करूँगी, ये जीन को मैं इसमें ले जाके इंटीग्रेट कर दूंगी, तो मुझे कैसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलो मैं बनाती नहीं हूँ, मैं यहीं पे बताती रही हूँ। देखो ये प्लाज्मिड हो गया, इसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी लग गया। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा पूरा बना देता है प्लाज्मिड के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैं ले जाऊंगी और किस में डाल दूंगी, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके पास खुद का क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, और इसमें मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने बनाया। ये प्लाज्मिड हो गया और ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जो कि टुगेदर दे आर फॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी पूरी चीज को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी,
इसी पूरी चीज़ को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कह देते हैं। नाउ अब जैसे हम लोग ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ ली, तो ये सब थ्योरी होती है। ये पूरा प्रिंसिपल्स या जो प्रोसेस है आप पढ़ोगे, ये थ्योरी का पार्ट हो गया। अगर एप्लीकेशंस पे जाते हो आप, तो आप मतलब प्रैक्टिकल वेज देख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करने के, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, आप ये सब कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल चीज़ों में आप क्या क्या कर सकते हो, आप इसे हेल्थ इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो। इवन ह्यूमंस के लिए भी आप हेल्थ उसमें यूज़ कर सकते हो, एंड इवन प्लांट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ह्यूमन इंसुलिन था, पहले जो इंसुलिन था ना, वो पिग्स या कैटल्स जो स्लॉटर्ड हो जाती थी उनका इंसुलिन हम लोग रख लेते थे, और वही इंसुलिन जब डायबिटिक पेशेंट होता था उसको वही इंसुलिन दिया जाता था। पर वो इंसुलिन क्या करता था, वो बहुत सारी एलर्जीज कॉज कर देता था, हाइपर रिएक्शंस कॉज कर देता था, इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। ह्यूमन इंसुलिन कैसे बना कि ह्यूमन इंसुलिन, इंसुलिन में दो चेन्स होती है, एक चेन ए होती है, एक चेन बी होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू चेन ए बन गई, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू चेन बी बन गई, और इन्हीं दोनों चेन को अलग अलग बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरा यूज करके इन दोनों को बनाया गया। उसके बाद इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बाद में ऐड कर दिए गए। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ऐड कर दिए गए, ये पूरा बन के आपका तैयार हो गया इंसुलिन। इसे ही ह्यूमन इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। जब डायबिटीज होती है तो यही वाला इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इंसुलिन वैसे एक सी चेन भी होती है, बट जो फंक्शनल इंसुलिन होता है वो दो चेन्स वाला ही होता है। ऐसे ही यहाँ पे वैक्सीन का प्रोडक्शन भी होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन थेरेपी हो गया, जैसे कोई डिफेक्टिव जीन है उसको निकाला आपने, उस पे काम किया और फिर उसको वापस इंजेक्ट करा दिया, तो उसको भी जीन थेरेपी कहते हो। ठीक है, उस ये चीज़ भी होती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बने हैं, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। प्लांट्स की मैं बात करूँ तो बीटी क्रॉप्स, बीटी क्रॉप्स में बीटी कॉटन जो एग्जाम्पल है, बीटी कॉटन क्या था, जो कॉटन प्लांट था वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता था। मतलब इसमें पाए जाते थे बीटी टॉक्सिन, जो क्या करते थे, जब इन्हें इंसेक्ट खाता था ना, तो उसके गट में, ठीक है, उसके गट में एल्कलाइन पीएच होता है, तो वहाँ पे बीटी टॉक्सिन एक्टिव हो जाते थे, और बीटी टॉक्सिन एक्टिव हो जाते थे तो वो इंसेक्ट के गट में पोर्स बना देता था, छेद कर देता था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती थी। ऐसे ही मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता था, और ऑब्वियसली अगर पेस्ट से रेजिस्टेंस मिल गई है तो ऑब्वियसली कॉटन के जो क्रॉप्स होंगे वो उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी होते थे, जैसे कि मान लो सपोज एक काऊ है ए, जो मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा करती है, एंड एक काऊ बी है जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, बट उसकी मिल्क प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं होती है। समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया, मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के चलते मैंने यहाँ से वो जीन उठाया, मिल्क प्रोडक्शन का जीन उठाया, और मैंने इसको, जैसे प्लाज्मिड का केस होता है सिर्फ बैक्टीरिया में इंजेक्ट करना हो तो आप वेक्टर प्लाज्मिड ले सकते हो। इन केस ऑफ एनिमल्स आप रेट्रोवायरस लेते हो। रेट्रोवायरस क्यों लेते हो और प्लाज्मिड क्यों लेते हो? देखो, जैसे प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बैक्टीरिया का देखोगे तो उसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है प्लाज्मिड, तो वैसे ही होता है। तो ऐसे ही मतलब, तो वो जान रहा है कि जब बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन होता है वो जान रहा होता है कि हाँ ये चीज़ तो मेरी ही, मतलब मैं जानी पहचानी चीज़ है, तो मैं इसे अंदर ले लेता हूँ। उसी उसके साथ ही ना, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मतलब ये जान रहा होता है कि प्लाज्मिड तो जानी पहचानी चीज़ है, तो उसको एंट्री मिल जाती है, उसके साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी चला जाता है। ऐसे ही रेट्रोवायरस, जैसे मैंने क्या किया, कोई गंदा इंसान है, रेट्रोवायरस वायरस कॉज करता है, वो गंदा इंसान है, मैंने उसको पार्सल दिया। ठीक है, पार्सल में मैंने कुछ और कर दिया, मतलब गंदा गंदा सामान रखता था, मान लो जैसे नाइफ वगैरह रख लेता था, कुछ भी रख लेता, तो मैंने उसका पार्सल ही चेंज कर दिया, मैंने उसका सामान ही चेंज कर दिया, मैंने वहाँ पे क्या रख दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट रख दिया। तो अब जब मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट रख ही दिया है तो मतलब वो उस लोकेशन पे तो जाएगा ही। जैसे रेट्रो वायरस है, वो उसको एंट्री तो बहुत अच्छे से मिल जाएगी एनिमल्स के अंदर, पर वही है, अब वो वायरस नहीं कॉज कर पाएगा। इट विल हेल्प टू ट्रांसफर जीन ऑफ इंटरेस्ट दिस टाइम, जो हम लोग को जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर होगा। ऐसे ही मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगी काउ बी में,
तो अब इसकी हेल्थ भी अच्छी है। देखो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बन गया, या इसको ट्रांसजेनिक एनिमल कह दोगे, जिसकी हेल्थ भी अच्छी है और इसकी मिल्क प्रोडक्शन भी अब अच्छी हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। ऐसे कुछ बायो सेफ्टी इश्यूज आने लगे कि कुछ लोगों को लगता था कि जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, किसी पे फालतू एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, ये वो। तो इन सब इश्यूज के चक्कर में फिर बाद में ऐसा हुआ कि जो भी एक्सपेरिमेंट आपको करना है उसके पहले आपको वैलिडेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा कि आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बायो पायरेसी वाला कॉन्सेप्ट था कि मिस यूज़ होता था बहुत चीज़ों का, बायो रिसोर्सेज का, तो उसके लिए फिर पेटेंट्स वगैरह बने। ठीक है, पेटेंट करा लोगे आप तो कोई आपकी जो आपके इन्वेंशन या आपकी रिसर्च होंगी कोई मिसयूज नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा बच्चों, जिनको बुक्स चाहिए लाइक चैप्टर वाइज PYQ चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो सब चीज़ें ये सिंगल एक बुक में है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2025 तक के PYQs मिल जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक है, मॉक टेस्ट है, ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, वहाँ से आप ये बुक ले सकते हो। और अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस क्रायोजीन्स। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं ऑप्शंस में जो प्रोड्यूस करते हैं क्रायोजीन्स। ठीक है, प्रोड्यूस पूछा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे सेंट्रल डोग्मा बताओ क्या होता है कि DNA से मैंने RNA बनाया, कौन से प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, RNA से मैंने प्रोटीन बना दिया, कौन से प्रोसेस से? ट्रांसलेशन। ठीक है, प्रोटीन बना। अब यहीं पे मान लो सपोज क्राई प्रोटीन्स है, तो कौन से जीन्स हैं जो इनकोड कर रहे होंगे फॉर क्राई प्रोटीन्स? दे आर क्राई जीन्स। ठीक है, यही क्राई जीन्स है जो अल्टीमेटली आपको पता करने की कहाँ से आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज इस्चरीचिया कोलाई। ठीक है, जिसको आप ई कोलाई के नाम से भी जानते हो। ई कोलाई को आप कैसे यूज कर सकते हो? देखो ये प्रोड्यूस तो नहीं करता है, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, ये प्रोड्यूस तो नहीं करता है क्राई प्रोटीन, पर आप इसको कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हो मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, कि मैंने प्लाज्मिड लिया था ना, उसमें मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट इस बार ये क्रायोजीन्स ले लूंगी। ठीक है, मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट ले ली क्रायोजीन्स, और ये प्लाज्मिड के साथ मैंने रिकॉम्बिनेंट DNA बना लिया। मैं इस रिकॉम्बिनेंट DNA को इकोलाई में डाल दूंगी, और इकोलाई जैसे जैसे मल्टीप्लाई करा है मेरा रिकॉम्बिनेंट DNA मल्टीप्लाई करेगा। तो मेरे पास खूब सारे क्रायोजीन्स हो गए। मैं एक बार ही निकाली बैक्टीरिया से, मैं एक बार ही क्रायोजीन्स निकाली, पर मैं सोचो इतनी सारी कॉपी बना ली क्रायोजीन्स की विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बाय यूजिंग व्हाट? इकोलाई। तो ये कॉपी बनाने के यूज में आ जाता है आपके, समझ गए? फिर सैक्रोमाइसिस, देखो बच्चा ये तो आपका यीस्ट होता है, बचपन से पढ़ रहे हो। इट हेल्प्स इन फर्मेंटेशन। ठीक है, फिर स्यूडोमोनास आपका एक प्लांट पैथोजन होता है। पैथोजन क्या होता है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको पैथोजन कहते हैं। तो जो प्लांट में डिजीज कॉज कर रहे हैं उनको प्लांट पैथोजन अब कह दिए। तो स्यूडोमोनास सिरिंजियो प्लांट पैथोजन है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। फिर हम आते हैं बैसिलस thuringiensis में। तो मैंने आपको पिछले कुछ स्लाइड में मैंने आपको BT कॉटन के बारे में बताया था ना, तो ये BT वर्ड आता ही कहाँ से है? बैसिलस thuringiensis से। ठीक है, BT कॉटन में मैंने क्या बताया था? कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। जो टॉक्सिन्स कहाँ पे एक्टिवेट होते थे? एल्कलाइन पीएच में एक्टिवेट होते थे। क्या लिख रही हूँ मैं? एल्कलाइन पीएच में एक्टिवेट होते थे। ठीक है, और एल्कलाइन पीएच इनको मिलती कहाँ थी? इंसेक्ट्स के गट में इनको एल्कलाइन पीएच मिलती थी, वहाँ एक्टिवेटेड होते थे, और फिर वहाँ से वो क्या करने लगते थे? पोर्स बनाने लगते थे, जिससे अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो जाती थी। इससे उनको एक तरीके का डिफेंस मिलने लगा था क्रॉप्स को। ठीक है, तो ये जो टॉक्सिन्स होते थे ये क्या होते थे? ये कुछ नहीं, ये क्राई प्रोटीन्स ही होते थे। ठीक है, जो मैं क्राई प्रोटीन्स यहाँ बता रही हूँ, ये क्राई प्रोटीन्स आपके टॉक्सिन्स हैं। ये इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि प्रोटॉक्सिन्स होते हैं। प्रोटॉक्सिन्स क्यों बोल रही हूँ मैं? कि बिकॉज लाइक दे आर इनएक्टिव फर्स्ट, दे आर इनएक्टिव एट फर्स्ट, फिर जब इनको अल्कलाइन पीएच मिलता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड देन दे डू देयर वर्क। ठीक है, तो बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जहाँ से आपको क्या मिल जाते हैं? ये टॉक्सिन्स मिल जाते हैं। तो आंसर आपका D हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टिकी एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। अच्छा न्यूक्लियस समझ में आ रहा है, ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस होता है और एक एक्सोन्यूक्लियस होता है। दो टाइप के न्यूक्लियस आपकी बॉडी में, या आप कह सकते हो किसी की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है कि पहले तो न्यूक्लियस जरूरी ही होता है। सपोज कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसका डीएनए मेरे बॉडी में एंटर कर गया, अब वो वहां रहेगा तो वो मल्टीप्लाई करके और इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो बॉडी क्या करती है, ये एक्सोन्यूक्लियस छोड़ देती है, एंड वो एक्सोन्यूक्लियस उसको पूरा कट कट करके उसको फंक्शनल नहीं मतलब छोड़ता है, ठीक है। अब वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो एंडोन्यूक्लियस क्या होता है कि ये एक जैसे ये मान लो डीएनए स्ट्रैंड है, न्यूक्लियस है तो मतलब न्यूक्लिक एसिड के लिए होगा, आरएनए डीएनए दोनों के लिए, ठीक है। तो मान लो ये डीएनए स्ट्रैंड है तो इसको एक स्पेसिफिक साइट से काटता है, तो एंडोन्यूक्लियस जो होता है आपका वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, वो एक्सो का मतलब ही होता है एग्जिट साइड पे, मतलब बाहरी की तरफ जो नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। मान लो यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है तो पहले उसको कट करेगा, फिर इधर से मान लो इधर से स्टार्ट किया तो इधर से कट करेगा, तो ऐसे ऐसे करके बाहर की साइड पे जो होता है उसको कट करता है। तो ये उतना स्पेसिफिक नहीं होता, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। समझ में आया, ठीक है। दो टाइप के न्यूक्लियस हो गए। और जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो एक टाइप का एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसको आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हो। इसमें क्या होता है कि चलो सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं इको आर1 का। ये आपका एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये कैसे वर्क करता है, ये एक स्पेसिफिक साइट पे काटेगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक साइट क्या होती है, एक सीक्वेंस होता है नाइट्रोजनस बेस का, एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि इको आर1 के लिए वो सीक्वेंस क्या है, दैट इज GAATTC, ठीक है। 5 एंड से 3 एंड तक ऐसे आपको ये सीक्वेंस जहां पे आपको मिलेगा, इको आर1 उधर कट करेगा। तो वो रीजन जो स्पेसिफिक रीजन होता है उसको आप बोलते हो रिकॉग्निशन साइट। समझ में आया, रिकॉग्निशन साइट पे कट लगाता है। ऐसे ही मतलब अब कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड भी तो होगा ना 3 एन से। मान लो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, देखो 5 एन से चालू होगा, मतलब 5 एन से 3 एन से तक, CTTA A G। इसके बीच पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इधर 2 होते हैं, ये दो ये दो। समझ में आ रहा होगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो गए। अब देखो इसमें क्या होता है, जो रिकॉग्निशन साइट में जो सीक्वेंस होता है वो पैलिंड्रोमिक इन नेचर होता है। पैलिंड्रोमिक का मतलब चाहे आप यहाँ से पढ़ो तो भी वही सेम चीज आती है, चाहे यहाँ से पढ़ो तो भी वही सेम चीज आती है। इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो इको आर1 के केस में तो ये तो 6 नाइट्रोजनस बेस का हो गया। और लाइक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो साइट्स होते हैं वहाँ पे वेरिएबल नंबर्स होते हैं, ठीक है। चाहे 4 हो गया, चाहे 7 हो गया, 8 हो गया, ऐसे करके। इको आर1 के लिए ये होता है। देखो अब कट कैसे करता है ये कट ऐसे करेगा, जी का यहाँ पे कट करता है और ऐसे करके जी का इधर, तो ऐसे कट कर देता है। बनता क्या है, जैसे यहाँ पे 5 एंड है, यहाँ पे जी हो गया, और यहाँ पे 3 एंड है, तो यहाँ पे क्या बचे, CTTA। सिमिलरली इस साइड क्या बचा, 3 एंड पे आपका बचा AATC, एंड 5 एंड पे जी। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटे हुए हैं, समझ रहे हो। तो एक ऐसे हैंगिंग एंड्स मिल जाते हैं। इस तरह की कटिंग को आप बोलते हो स्टिकी एंड्स। इस तरह की कटिंग को आप बोलोगे स्टिकी एंड। तो इको आर1 स्टिकी एंड रिजल्ट कर रहा है कट करने के बाद। वैसे ही आपको पूछा है कि जो एंड्स होते हैं ब्लंट एंड्स, वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, नॉट अ स्टिकी एंड, मतलब ब्लंट एंड। ब्लंट एंड क्या होता है कि मान लो सपोज मैंने इसको सीधे इधर से काट दिया, तो सीधा सीधा काट दिया, ये वाली नहीं होगी, ठीक है। सीधा काट दिया तो क्या मिलेगा मुझे, GAACTT, और फिर इधर कट हो गया है तो इधर का जो बचा हुआ TTC, एंड मुझे ऐसे करके कुछ मिला। तो देख रहे हो यहाँ पे कोई स्टिकी एंड्स, ये कुछ ये कोई भी जैसे ये हैंगिंग बैंड्स वगैरह हो गए, ये सब चीजें नहीं मिली तुम्हें, तो इसको बोलते हैं ब्लंट एंड्स।
स्टिकी एंड्स होते हैं ना, तो बच्चों मतलब जो लाइगेशन होती है, जो स्टिकिंग पावर होती है, फिर से जो जॉइनिंग होती है, वो बहुत ईजी हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया हो, आपको याद हो, तो मैंने बोला था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैं यूज करूंगी दोनों चीज को काटने के लिए, प्लाज्मिड को भी और जो मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया था उसको भी काटने के लिए। क्यों बोला था मैंने? क्योंकि वो साथ में जब जुड़ेंगे तो उनके दोनों के पास स्टिकी एंड्स ही आएंगे। अब जैसे प्लाज्मिड का भी जो सीक्वेंस होगा ना, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, इको आर1 वही जाके काटेगा, और सिमिलरली ऐसा ही कुछ वहां से मिलेगा और वो आके इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो? तो स्टिकी एंड में आपकी लाइगेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ब्लंट एंड में वही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लाइगेशन, लाइगेशन का मतलब ज्वाइनिंग। ठीक है, तो अब याद रखो, इको आर1 हो गया, सैल 1 हो गया, हिंद 3 हो गया, बाम H1 हो गया, ये सब आपके स्टिकी एंड्स देते हैं। ठीक है, और कौन नहीं देता है? ब्लंट एंड्स कौन देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिस वन, हे 3। ठीक है, ब्लंट एंड्स देता है। तो ये देखो, वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं था, बट अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानने रहोगे तो मतलब आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ब्लंट एंड से आ गया, स्टिकी एंड से कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप उसको इजीली लाइक उससे डील कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन थोड़ा इजी लिया है, बट कॉन्सेप्ट इसके पीछे आपको अच्छा खासा मिल जाता है, तो मैंने थोड़ा टाइम भी इसी पे दिया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एज अपोज टू डीएनए रेप्लिकेशन विद इन द सेल, discontinuous synthesis of DNA does not occur in polymerase chain reaction, PCR. Why? अच्छा, तो रुको मैं पहले आपको ये बता देती हूँ। देखो, एक होता है पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है? बस फोटोकॉपी आपको बनानी होती है। ठीक है, डीएनए की फोटोकॉपी बनानी है, तो आप क्या करोगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा दो उसका, उसकी खूब सारी फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जो सेल में रेप्लिकेशन होती है उसमें भी तो आप कॉपी ही बनाते हो ना डीएनए की। तो उसमें क्या होता है कि आपने डीएनए लिया, उसका एक बबल बनता है, फिर बबल से फोक बनता है। तो उनके डेप्थ में हम नहीं जा रहे, मैं आपको बेसिक से नहीं बता रही हूँ, बट हाँ थोड़ा सा आइडिया देने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे रेप्लिकेशन होती है ना, तो एक रेप्लिकेशन फोक बनता है, एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, ऐसा फोक जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। एक 5' से 3' वाला हो गया, एक 3' से 5'। ठीक है, दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। तो देखो इसमें रेप्लिकेशन कैसे होती है कि मैंने पहली बात तो इसको खोला कैसे गया? स्ट्रैंड को खोला जाता है हेलिकेज से। ठीक है, हेलिकेज यूज की जाती है एंड स्ट्रैंड्स खुल जाते हैं। स्ट्रैंड्स को खुलने के बाद हमें इनकी कॉपी बनानी है, तो हम लेते हैं प्राइमर। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर कुछ नहीं होता है, बस मान लो 5-6 बेस पेयर का मैंने छोटा सा एक डीएनए ले लिया, उसको प्राइमर बोल दिया। ठीक है, प्राइमर ही अब काम करेगा, यहाँ पे आके पॉलीमरेज लगेगा और फिर प्राइमर से ही आगे पूरी स्ट्रैंड बन जाएगी। समझे? तो प्राइमर लिया मैंने, प्राइमर में यहाँ भी लेती हूँ, प्राइमर में यहाँ भी लेती हूँ, और प्राइमर के बाद हम लोग यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं जो पॉलीमराइजेशन करेगा। डीएनए पॉलीमरेज आएगा, लगेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, पूरा स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज याद रखो कि 5 एंड से 3 एंड की डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज करता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार मार्क। तो 5 एंड से 3 एंड तक की पॉलीमराइजेशन इस डायरेक्शन में करता है। तो ये 5 एंड हो गया, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे है, 3 एंड आगे भी आप जाओगे तो मैंने प्राइमर लगा दिया, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आया, पूरा स्ट्रैंड बन गया, मान लो 3 एंड तक बन गया ये स्ट्रैंड। तो ये क्या हो गया? ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड हो गया कि यहाँ पे कोई लैगिंग आपको दिख नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमर आया, 5 एंड मैंने प्राइमर लगाया और कुछ देर तक सिंथेसाइज हुआ डीएनए पॉलीमरेज लगने के बाद, फिर ये चीज़ रुक जाती है, फिर मैं नया प्राइमर लगाऊंगी, फिर आके थोड़ा सा सिंथेसाइज करेगा, मतलब डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा, फिर रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे करके ऐसे फ्रेगमेंट्स बनने लगते हैं। तो दो तरीके के स्ट्रैंड बनते हैं। आप जब रेप्लिकेशन पढ़ोगे डिटेल में तो दो तरीके के स्ट्रैंड बनते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है जिसको आप लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हो, और एक डिसकंटिन्यूअस होता है जिसको आप लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हो। समझे? तो दो तरीके के स्ट्रैंड मिलते हैं, और ये जो फ्रेगमेंट्स जैसा बन रहा है ना लैगिंग स्ट्रैंड में, ऐसा फ्रेगमेंट्स बनता है, इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गई, ये आपको समझ में आया। फिर जैसे बन गया, पूरा पूरा बन जाएगा, फिर इन दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ दिया जाएगा, लाइगेशन जिसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को लाइगेशन बोलते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ने की प्रोसेस को लाइगेशन कहते हैं। समझ में आया? तो ये आपका क्या हो गया, ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया, जो सेल में होती है ना रेप्लिकेशन, जहाँ जहाँ आप देखते हो कि डीएनए की कॉपी कैसे बनती है, रेप्लिकेशन के थ्रू बनती है। अब हम लोग ने टेक्निक्स लगाई, तो आया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो देखना कौन सी चीज़ किसको सब्स्टिट्यूट कर रही है। आप देखो, हेलिकेस के थ्रू मैंने डीएनए को अलग किया है इस केस में। पीसीआर में क्या करते हैं हम लोग, डीनेचुरेशन करते हैं हीट देके। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये डीएनए का स्ट्रैंड था जॉइंट, ठीक है, मैंने इसको डीनेचुरेशन करने के लिए हीट दी, 94 डिग्री सेल्सियस पे हीट दिया गया। फिर ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए, एक ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया। देख रहे हो, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। क्या दिया, हीट दिया मैंने। हेलिकेस रेप्लिकेशन में यूज किए हैं हम लोग हेलिकेस, बट यहाँ पे हीट हम लोग, जैसे मतलब ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गया, यहाँ पे हम लोग ने हीट देके इसको डीनेचुरेशन किया इसका। फिर हम लोग लगाएंगे प्राइमर, सिमिलरली जैसे प्राइमर वहां लगता है, यहाँ प्राइमर कुछ नहीं होता, मैंने बताया 4-5 नाइट्रोजनस बेस का एक छोटा सा डीएनए समझ लो, वो आके मैंने यहाँ लगाया, नाइट्रोजनस बेस लगाया, डीएनए आरएनए, और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। थर्मोस्टेबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या फ्लक्चुएशन कह सकते हो आप, टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन है, और लाइक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो वहाँ पे टैक पॉलीमरेज जो होता है वो एक थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है, तो वो ईजिली पॉलीमराइजेशन कर देगा। ठीक है, टैक पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, ये एक तरीके का बैक्टीरिया है जहाँ से जहाँ से टैक पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ प्राइमर लगा दिया, प्राइमर के बाद ये टैक पॉलीमरेज जो आपका एक तरीके का डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, तो किस डायरेक्शन में ये सिंथेसाइज करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये तो बिल्कुल ही मत भूलना, कहीं पे भी अगर आप देखते हो पॉलीमराइजेशन 3 प्राइम से 5 प्राइम लिखा है तो समझ जाओ गलत। ठीक है, सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम में पॉलीमराइजेशन होती है। तो अब देखो, यहाँ पे मान लो ये 5 प्राइम पे ये है, 5 प्राइम ये ऐसे जाके 3 प्राइम का बना लेगा, एंड इधर से जाके ये 3 प्राइम इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में, समझ गए? तो ऐसे करके 2 स्ट्रैंड्स आपके बन गए। फिर एक्सटेंशन प्रोसेस हो जाती है लाइगेशन वगैरह के लिए, लाइगेज जो भी आप यूज़ कर लोगे, ऐसे करके आपके पीसीआर के थ्रू भी आप कॉपी बना सकते हो। ठीक है, फोटोकॉपिंग मशीन हो गई। तो अब आप क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। As opposed to DNA replication within the cell, discontinuous synthesis मैंने क्या बताया, मतलब लैगिंग स्ट्रैंड, मतलब ओकाजाकी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, लैगिंग स्ट्रैंड में जो फ्रेगमेंट्स जैसे बनता है, जैसे फिर प्राइमर लगाया मैंने, कुछ कुछ फ्रेगमेंट्स टाइप का देखोगे आप डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे, तो उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए डज नॉट अकर इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो तो हम लोग देखा कि हाँ उधर तो नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन होती है। ठीक है, वाई क्यू, तो डीनेचुरेशन स्टेप इन पीसीआर सब्स्टिट्यूट्स फॉर द रेप्लिकेशन फोक। ठीक है, डीनेचुरेशन मैंने बताया ना, रेप्लिकेशन फोक के प्रोसेस में हम लोग जो हेलिकेज यूज कर रहे हैं, हेलिकेज से रेप्लिकेशन फोक बना रहे हैं, वो इस केस में नहीं होता, यहाँ पे डीनेचुरेशन होता है, हीट यूज करते हैं, समझे? एंड टैक पॉलीमरेज एक्सटेंड डीएनए ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही है ये ऑप्शन, यहाँ पे शायद सही है। तो ये भी देख लेते हैं कि दूसरे ऑप्शंस गलत क्यों है। द रेप्लिकेशन फोक इज फॉर्म्ड एंड डीएनए लाइगेज एक्टिविटी, रेप्लिकेशन फोक इज फॉर्म्ड, यहाँ पे ही गलत हो गया, बनता ही नहीं है पीसीआर में, रेप्लिकेशन फोक बनता ही नहीं है। ठीक है, denaturation step in PCR substitutes for the replication fork and tag polymerase extends DNA only in 3, ये देखो ये 3 to 5 लिखा है गलत,
5 to 3 होता है। द रेप्लिकेशन फोक इज फॉर्म्ड, ये तो पहले ही गलत है, फॉर्म नहीं होता है। एंड टैग पॉलीमरेज एक्सटेंड्स डीएनए इन बोथ, ये भी गलत, बोथ डायरेक्शन में होता ही नहीं है। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए। बहुत इजी था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर आपने रेप्लिकेशन नहीं जानते हो ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पर आप अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस 7 फॉर नॉर्मल पीसीआर? ये तो आपको अभी तक पता चल गया होगा, डीनेचुरेशन, एनलिंग, एक्सटेंशन। तो बहुत इजी था, चलो ये क्वेश्चन भी लगा लिया हमने। The next question says that DNA fragments of 100 base pairs, 300 base pairs, 500 base pairs were separated by agarose gel electrophoresis. Pick the correct arrangement of the fragments separated on the gel in the ठीक है, increasing order of their migration from the wells. तो देखो पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? एग्रोस, एग्रोस क्या होता है? ये एक पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको सी वीड्स, उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, प्लस इसमें सॉल्वेंट मिलाया जाता है। सॉल्वेंट के साथ थोड़ी देर रख दो तो ये सॉलिडिफाई होके जेल बना लेता है। क्या होता है कि जब भी आप इसको एक ट्रे में रखोगे, ठीक है, एक ट्रे में से रखा, ठीक है, एग्रोस को सॉल्वेंट के साथ, तो लिक्विड फॉर्म में है, तभी मैंने इसमें कोम्स डाल दिए। सपोज सपोज क्या ऐसे ही होता है। तो जैसे आइसक्रीम बनाते हो आप लोग घर में, तो स्टिक नहीं डाल देते हो, और फिर जब वो सॉलिडिफाई हो जाती है तो स्टिक निकालते हो तो जगह रहती है ना वहाँ पे, वैसे ही मैंने ये किया, और जब सॉलिडिफाई हो गया तो वो कोम्स मैंने बाहर निकाल दिए। अब इन्हीं होल्स में हम लोग डीएनए के सैंपल्स डालेंगे, ठीक है, और ये पूरा जेल बन गया है। इसके बाद एग्रोस का समझ में आ गया, जेल भी समझ में आ गया क्यों यूज़ किया। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे यहाँ पे, वो यूज़ होती है, और फोरेसिस का मतलब मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट होगा। तो आप मुझे बताओ, क्या डीएनए सैंपल्स में मान लो डीएनए होते हैं, तो डीएनए क्या होते हैं? लाइक नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अच्छा, वो नेगेटिव चार्ज हैं तो किस साइड मूव करेंगे? वो एनोड के साइड मूव करेंगे, मतलब पॉजिटिव साइड मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एनोड लगा दिया, यहाँ पे मान लो नेगेटिव कैथोड रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो गई। अब जो डीएनए होंगे वो एनोड के साइड मूव करेंगे। कैसे मूवमेंट होगी? जो भारी मॉलिक्यूल्स है, या समझो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मूवमेंट बहुत कम होगी। यहीं तक मान लो मूवमेंट हुई। मान लो यहाँ पे सपोज हम इन सबके एग्जांपल ही ले लेते हैं, तो 500 बेस पेयर वाला यहाँ पे रहेगा, 300 वाला मान लो थोड़ा आगे आ गया, ये 300 है, और यहाँ पे मान लो 100 बेस पेयर वाला हो गया। समझ रहे हो? तो ऐसे करके मूवमेंट्स होती है। तब यही तुम्हें पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में माइग्रेशन बताओ, तो सबसे आगे कौन है? 100 बेस पेयर, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो ये देखो 100 बेस पेयर वाला, यही ऑप्शन होना चाहिए, 500, 300 और ये। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। अच्छा देखो, डीएनए को आप ऐसे देख नहीं सकते हो, मतलब ऐसे अगर जेल में दौड़ा दिया जाए डीएनए को, तो आप उसको देख नहीं पाओगे। तो इसमें इथीडियम ब्रोमाइड होता है, जिसको यूवी रेज जब पड़ेगी उस पर, तो वो ऑरेंज कलर शो होने लगता है। तो ऐसे ही आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्केल भी होता है कि मान लो अगर उससे लाइक मैच किया जाता है कि हाँ ये वाला वेट का, जैसे इंसुलिन हो गया तो वो 300 का है, तो वो 300 पे दिख जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप जब पढ़े होगे बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें आई होंगी, ठीक है। नाउ प्रोवाइडेड बिलो आर रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, 2 and 3. Arrows indicate the position where the enzyme digests on the two strands, ठीक है। Which of the following can restriction enzyme 1 digested DNA ligate 2? तो देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 डाइजेस्टेड एक डीएनए, पहला डीएनए मैंने लिया, उसको मैंने रिस्ट्रिक्शन 1 एंजाइम से डाइजेस्ट कर दिया, तो उसका ऐसा कट कुछ मिला होगा मुझे, ठीक है। उस फिर पूछ रहा है कि मैं दूसरा डीएनए लिया और उसको 3 तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, तो आपको बताना है कि तीनों में से किससे वो लाइगेट कर पाएगा, मतलब कौन से वाले से जुड़ पाएगा, जो हम लोग ने पहला डीएनए रिस्ट्रिक्शन 1 एंजाइम से डाइजेस्ट किया। तो कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया ना कि जब पढ़ते भी हो तो बोलते हैं कि सिमिलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तो लाइगेशन पॉसिबल है, ये वो। तो ईजी है, ठीक है, पॉसिबल इम्पॉसिबल वाली चीज़ नहीं है, पॉसिबल है। दूसरे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तो भी पॉसिबल है, मैं बताऊंगी कैसे। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे ये पहला जो कटा होगा डीएनए, उसमें
कैसे हैंग्स मिले होंगे, ओवर हैंग्स मिलते हैं ना। तो एक ये हो गया, एक साइड पे आप देखोगे क्या मिलेगा, AGCTT, ठीक है, एक साइड पे ये होगा। फिर सिमिलरली TTCGA इधर मिलेगा, और यहाँ पे एक सिंगल आपको ए मिलेगा। ऐसे करके हैंग्स आपको मिले हैं। तो आपको ओवर हैंग्स देखने हैं, मतलब जो बचे हुए हैं जो अभी बाइंड नहीं हो सकते, अगर उनके कॉम्प्लीमेंट्री अगर आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए ना, ये मतलब यहाँ टी की जगह पे ए आना चाहिए इसके कॉम्प्लीमेंट्री, सी की जगह जी आना चाहिए, जी की जगह सी आना चाहिए, ठीक है, उसको पेयर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। तो हम लोग को ओवर हैंग्स देखने हैं। अब सपोज मैंने ये लिया, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 से तो करेगा ही, क्योंकि देखो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक। तो ये तो पक्का है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 से अगर कट किया है तो देखो ओवर हैंग्स देखते हैं, जो कटे हुए पार्ट है उनको देखते हैं। तो यहाँ पे सी और जी को छोड़ो, इधर से भी सी और जी को छोड़ो, जो ये पार्ट है उसको देखो। क्या मैं यहाँ पे टी, सी, जी और ए नहीं देख सकती मैं? अगर मान लो मैं इसी को लिखती हूँ, इसको भी छोड़ो, आप ऐसे समझो, यहाँ पे मैं इसके ओवर हैंग्स दिखती हूँ, देखो सी कट हुआ है यहाँ पे, AGCT जी, ये बचेगा एक साइड, दूसरी साइड क्या बचेगा, GTCGA, यहाँ जी बचेगा, सॉरी सी बचेगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इधर इसका भी लिख देती हूँ, जी रहेगा, AGCTC रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, CTCGA, और एक साइड आपको जी मिलेगा। तो देखो हम लोग को ओवर हैंग्स देखने हैं कि इनके कॉम्प्लीमेंट्री ओवर हैंग्स हमको मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं, जो यहाँ पे पहले वाले के हैं। यहाँ पे हम लोग ये लास्ट वाले नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इनमें दिक्कत नहीं है, लाइगेशन इनसे होनी है जो ये बचते, ठीक है, ये वाला इससे बनाया रहेगा, ये वाला इससे बनाया रहेगा। सिमिलरली इसमें भी देखोगे तो ये इससे है, ये इससे है, ठीक है। तो ये इनसे मैच करना है। तो देखो टी की जगह ए लगा सकते हो, ये वाला लिखा है, टी की जगह ए लगा सकते हैं, ठीक है, सी का जी होता है, और यहाँ पे जी का सी, और ये ए का टी, देख रहे हो, यही चीज़ उठ के आई ना, ये चीज़ ये आई। सेम चीज़ आप कहाँ देखोगे, AGCT, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो मतलब आप ओवरहैंग से देखोगे कि लाइगेशन पॉसिबल है कि नहीं है। समझ में आया? आराम से देखना, आराम से समझना, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल थ्री रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 2 3 डाइजेस्टेड डीएनए, ठीक है, तीनों लाइगेट कर जाएंगे। Seventh question. A gene is inserted into PVU2 site of the cloning vector and transformed into E. coli cells. ठीक है, transformed मतलब E. coli cells बना दिया गया. Which one of the following statement is then true? PVU देखो यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। अच्छा, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या होता है, जैसे कि सपोज मैं अपने लैपटॉप को चार्ज करने जा रही हूँ, और मैं चार्जर और जहाँ पे प्लग करते हैं उसके बीच में मैं कुछ डाल दूँ ऐसा कि अब वो प्लग नहीं हो पा रहा है, तो मैंने कुछ ऐसा इंसर्ट कर दिया जिससे पूरी चीज़ इनएक्टिव हो गई, ठीक है, बेसलेस हो गई। या मैं बोलूँ आपको फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और मैं बोलूँ सेकेंड स्टेटमेंट फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन, इसका मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है, मीनिंगलेस हो जाती है चीज़ें। तो कुछ ऐसा इंसर्ट करना या कुछ ऐसा कट लगा देना जिसकी वजह से पूरी चीज़ इनएक्टिव हो जाए, उसको आप इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के रेजिस्टेंस आपको मिलती है, एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, दैट इज एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है। तो ये रीजन्स आप देखो, ये एम्पेसिलिन का है, ये टेट्रासाइक्लिन का है। मान लो अगर मैं बाम H1 लेती हूँ और वहाँ से कट करके यहाँ कोई जीन इंसर्ट करती हूँ, तो क्या करेगा वो, टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंट जीन जो है उसको इनएक्टिव कर देगा, जिसको आप इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हो, ठीक है। बट इस केस में PVU2 जो है, यहाँ ये कौन से साइड पे लगा है, ये रिप्रेसर ऑफ प्राइमर में लगा है, तो ROP साइड पे लगा है। तो यहाँ पे चाहे आप टेट्रासाइक्लिन, जैसे अब मान लो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हट गया, इनएक्टिव हो गया, तो अब मैं इसको अगर टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालूंगी तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अब इनके पास वो रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे करके आप लाइक पता कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो कि किस में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है
किन सेल्स में नहीं हुई है, ऐसे करके आप पता कर सकते हो। तो ये एक इंडिकेटिव मेथड था। बट इस केस में अगर PVU2 से हुआ है तो आप दोनों ही केस में, क्योंकि दोनों ही इंटैक्ट हैं, आपके दोनों ही जीन, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन दोनों ही इंटैक्ट हैं, तो आप दोनों वेज में नहीं पता कर पाओगे। चाहे एम्पेसिलिन में डाल दो, टेट्रासाइक्लिन में डाल दो, दोनों सर्वाइव कर जाएंगे, तो कोई आपको इंडिकेशन नहीं पता चलेगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि रिकॉम्बिनेंस कैन नॉट बी सिलेक्टेड बाय प्लेटिंग ईदर ऑन एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये कमेंट्स में बताना कि ये प्लाज्मेट को नाम क्या है इसका। ठीक है, सो हियर वी आर टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये आपका एज यूजुअल एक क्वेश्चन होमवर्क दे दिया है मैंने, इसको आप करके मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताओगे। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर स्टेइंग टू द लास्ट। मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।